देखो, हम लोग रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने रिसर्च मेथडोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं और अब हम लोगों को वास्तव में उस कॉन्सेप्ट को कैसे हम व्यवहार में अप्लाई करते हैं, या यूँ कहिए कि जब हम कोई सिनॉप्सिस या प्रपोज़ल बनाते हैं तो हमें कैसे उस पूरे स्टेप्स को प्रयोग करना होता है और हम कैसे एक बेहतर सिनॉप्सिस या एक बेहतर प्रपोज़ल तैयार कर सकते हैं। हम लोगों ने कल बहुत सारी बातें इसके बारे में देखा था और हमने ये देखा था कि सिनॉप्सिस या प्रपोज़ल हम नॉर्मली दो उद्देश्यों से बनाते हैं। एक तो सिर्फ अपनी पीएचडी डिग्री प्राप्त करने के लिए, जिसको आप पूर्णतया एकेडमिक प्रपोज़ल कह सकते हैं, और दूसरा हम किसी फंडिंग एजेंसी से अपने उस रिसर्च प्रोग्राम के लिए फंड लेने के लिए प्रपोज़ल बनाते हैं। तो जब हम फंड के उद्देश्य से बनाते हैं तो उसमें हमारे पूरे प्रपोज़ल में दो तीन चीज़ें केवल ऐड हो जाती हैं। एक उसमें जो फाइनेंशियल इशू इन्वॉल्व है उसका डिटेल, दूसरे जो समय लगना है उसका एक पूरा फ्रेमवर्क, टाइम बाउंड कैटेगराइजेशन कि हम इतने महीने में पायलट स्टडी करेंगे, इतने महीने में हम डेटा कलेक्ट करेंगे, इतने महीने में हम इसको एनालाइज करेंगे, इतने महीने में हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, इतने महीने में हम रिपोर्ट राइट करेंगे और इतने समय में हम पूरी रिसर्च का जो प्रपोज़ल है उसकी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। और इतने सारे काम के लिए एक हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप भी देते हैं कि हमको इसमें एक प्रोजेक्ट में काम करने के लिए फेलो चाहिए, एक रिसर्च एसोसिएट चाहिए, एक हमको कंप्यूटर चाहिए, एक हमको बैठने के लिए ऑफिस चाहिए, इसके लिए हमको कुछ रिकरिंग खर्चे चाहिए, कुछ नॉन रिकरिंग खर्चे चाहिए। तो इस तरह से हम एक उसका भी सेटअप उपलब्ध कराते हैं। खैर, इसमें शामिल ज़रूर है इसलिए कि अगर आप उस तरह से कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका प्योर एकेडमिक्स प्रपोज़ल है, केवल आप पीएचडी के पर्पज़ से बनाते हैं, तो आपको यह डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, ना आपसे पूछा ही जाता है। हाँ, आपको अपना एक बायोडाटा या आपको अपने बारे में एक इन्फॉर्मेशन दोनों दशाओं में सबमिट करनी होती है। आपने सिनॉप्सिस यूनिवर्सिटी को सबमिट किया होगा तो वहाँ भी आपने अपना एक बायोडाटा साथ में अटैच किया होगा। तो वह बायोडाटा वास्तव में यह जानने के लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो पिछली पढ़ाई है, आपका जो पिछला रिसर्च वर्क है, या आपने कोई भी रिसर्च वर्क, जैसे आपने मान लीजिए अपने एमए में कोई डिजर्टेशन किया होता ना एक पेपर डिजर्टेशन का, अगर आपने डिजर्टेशन किया है तो उसका टॉपिक क्या था, कैसा था, उसका आउटकम क्या था, आपने निष्कर्ष क्या निकाला था, उस पर आपको मार्क्स कितने मिले थे, वो कितना क्वालिटी का था, उसकी उपयोगिता कितनी है, कितना आप में रिसर्च की अंडरस्टैंडिंग है, ये सब बातें समझने के लिए आपका बायोडाटा साथ में अटैच होता है। इन बोथ द केसेस, whether your proposal is being made for academic purposes or for being funding purposes, किस पर्पज़ से आप बनाते हैं ये मुद्दा नहीं है, बायोडाटा दोनों में ही लगता है। तो इस तरह से ये जो आज का हमारा पूरा का पूरा सेटअप है दोनों को कवर करेगा। तो हमने आपसे कहा था कि हाउ टू प्रिपेयर ए गुड रिसर्च प्रपोज़ल या सिनॉप्सिस। देखिए, गुड रिसर्च प्रपोज़ल इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रपोजल्स आर नॉट गुड। नॉर्मली बहुत सारे प्रपोज़ल ऐसे होते हैं जो अप टू द मार्क नहीं होते, जितना उनको अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे फिर अप्रूव क्यों हो जाता है? अप्रूव इसलिए हो जाता है कि जैसे बार बार आपसे हम कहते हैं कि अच्छा और सबसे अच्छा, उसका स्कोप हमेशा खाली रहता है। आप कितना भी कर लें, आपसे अच्छा होने की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। तो बहुत अच्छा नहीं होता है तब भी अप्रूव हो जाता है, क्योंकि जितना है हमको उतने में से ही सेलेक्ट करना है। जैसे आप कहते हैं कि लेसर इविल ऑलवेज यू इलेक्ट और सेलेक्ट। जैसे 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पांचों का इतिहास अच्छा नहीं है, तो आप क्या करेंगे? और आपको ये किसी को चुनना है, कंपलसरी है, तो उस समय आप क्या करते हैं कि जो कम आपको लगेगा कि ये आदमी थोड़ा कम गड़बड़ है, उसी को आप चुन लेंगे। तो प्रपोज़ल भी बहुत अच्छा नहीं होता है तब भी पास हो जाता है, क्योंकि चलो ठीक है काम चला। लेकिन हमको लाभ कैसे होगा? जब वो सब बहुत अच्छा होगा।
तो गुड प्रपोजल्स क्यों नहीं होते, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। उसके मुख्य रूप से कारण 3 हैं। एब्सेंस ऑफ ह्यूमन टच है, रिसोर्स क्रंच है, टाइम है, टैलेंट है, मनी है, लैक ऑफ इंसेंटिव है। तो ह्यूमन टच का मतलब है कि यदि रिसर्चर मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका प्रपोजल बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। दूसरा, मान लो बहुत संवेदनशील है, वह रिसर्च का टॉपिक चुनते समय रिसर्च का जो विषय है उसके प्रति संवेदनशील है कि यह इस एक विशेष वर्ग से जुड़ा मुद्दा है, वह व्यक्ति परेशान है, हमको इसमें पूरी ईमानदारी से, पूरे निष्ठा से सही तथ्य को खोजना है, इसमें हम किसी के कहने पर, अपने स्वार्थ में या किसी भी तरीके से कोई भी पक्षपातपूर्ण तथ्य प्रस्तुत नहीं करेंगे। तो अगर आप इस तरह संवेदनशील हैं तो आपका प्रपोजल अच्छा होगा। इसके अलावा मान लो कि संवेदनशील होने के बाद भी जो मुद्दा दिक्कत करता है वो टाइम का है, टैलेंट का है और एनर्जी का है, या यूँ कहो कि मनी का है। आपके पास समय ही नहीं है जितना होना चाहिए। समय है तो आप उतने क्वालिफाइड नहीं है कि आप उसको उस अप टू दी मार्क एनालाइज कर सकें, और दोनों है तो यू डोंट हैव सफिशिएंट मनी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रपोजल, तो आपके पास पैसा नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी बाधा हैं, खास करके हमारे जैसे विकासशील देश में जहाँ बहुत कम रिसोर्सेज हैं वहाँ ये हमें दिक्कत करती है, हम एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पाते। और तीसरा, हम लोगों ने कल देखा था कि लैक ऑफ इंसेंटिव, जो सबसे बड़ी समस्या होती है वह आपके आउटकम का रिजल्ट क्या होगा, हमारी पीएचडी पूरी हो जाए तो क्या होगा। अगर यह बात एकदम निश्चित होती 200%, मैंने आपसे कल भी कहा था कि पीएचडी पूरी होते ही आपको पीएचडी की योग्यता की नौकरी, और उसके लिए निर्धारित है मिनिमम वेज, उससे कम नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि पहले जो समस्याएं हैं उन पर भी आप किसी न किसी ओवरकम पा जाते और ये क्या हो जाता, प्रपोजल आपका अच्छा ही अच्छा बनता। लेकिन चूंकि यह निश्चितता नहीं रहा है कि हम पीएचडी कर लेंगे तो हमको पीएचडी की योग्यता के हिसाब से और वह एक मिनिमम वेज के साथ कोई नौकरी प्राप्त होगी। नौकरी ही उद्देश्य पढ़ाई का नहीं है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अक्सर अभी ये विवाद का मुद्दा हो जाता है, तो क्या पढ़ाई नौकरी के लिए ही किया जा रहा है? तो अगर पढ़ाई नौकरी के लिए ही नहीं किया जा रहा है तो फिर डिग्री की ही क्या ज़रूरत है? पढ़ तो बिना डिग्री के भी सकते हैं ना हम। आप वैसे ही कोई क्लास मत पढ़िए, आप जितने भी लिटरेचर उपलब्ध हैं, गीता, महाभारत, रामायण, कुरान, बाइबल, सब पढ़िए, कौन मना करता है ना? तो इसका मतलब कि ज्ञान प्राप्त करना एक अलग इशू है, लेकिन डिग्री प्राप्त करना एक अलग इशू है। और डिग्री निश्चित रूप से इसलिए हम प्राप्त करते हैं कि बेहतर से बेहतर हमको अवसर प्राप्त हो, यह विवाद का विषय हो ही नहीं सकता है। ज्ञान प्राप्त करना अलग मुद्दा है, लेकिन डिग्री प्राप्त करना अलग मुद्दा है। तो इसलिए ये कहना कि शिक्षा का संबंध केवल रोजगार से नहीं है, हम इससे सहमत हैं, लेकिन शिक्षा का संबंध रोजगार से भी है, इसे भी आप डिनाई नहीं कर सकते। कितने लोग आप में से इस बात के लिए तैयार हैं कि आप जिंदगी भर पढ़ते रहेंगे, एक को पैसा नहीं चाहेंगे? बोलिए, आप में से कोई तैयार है कि वो जिंदगी भर ज्ञान प्राप्त करता रहेगा, अच्छी अच्छी बात सीखता रहेगा, लेकिन वो 1 रुपया भी नहीं चाहता? भाई कैसे काम चलेगा? अल्टीमेटली देखिए, मार्क्स ने किताब, मार्क्स का हम फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स ने किताब लिखी क्रिटिक टू द पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसमें उसने प्रीफेस में लिखा कि इट इज़ द एग्जिस्टेंस दैट डिटर्मिन्स कॉन्शसनेस बट नॉट कॉन्शसनेस दैट डिटर्मिन्स एग्जिस्टेंस। अस्तित्व से चेतना का निर्धारण होता है, चेतना से अस्तित्व का निर्धारण नहीं होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया कि भूखे भजन न होय गोपाला। इसका क्या मतलब है कि अगर आप 1 सप्ताह से भूखे हों और आपसे कहा जाए कि चलिए सुंदरकांड हो रहा है, सुनिए बैठ करके, कितने मन से आप सुनेंगे? आपकी सुंदरकांड में पूरी निष्ठा है, आपका हनुमान जी में पूरी निष्ठा है, आप निश्चित रूप से बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अगर आपको उस समय 2 विकल्प रखे जाएं कि आपको भोजन मिलने की संभावना एक जगह है, ये जगह सुंदरकांड होने की संभावना है, तो दिल से बताइए कितने लोग सुंदरकांड में जाएंगे? भाषण की बात हम नहीं कर रहे हैं, भाषण तो हम दे देंगे, अरे हम मर जाएंगे तब भी हम सुंदरकांड में जाएंगे, उसकी बात छोड़िए। लेकिन व्यवहार में क्या आप सही में जाएंगे सुंदरकांड सुनने? अगर आपको भूख लगी है तो इसका मतलब कि अगर आप खाना पाएंगे तो अच्छा सीख भी सकते हैं। यानी अगर आपका अस्तित्व ठीक रहेगा तो आपकी चेतना भी काम करेगी।
छोटी सी बात बताएं, आप बहुत सेंटिमेंटल हैं, बहुत नैतिक हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत कर्तव्यनिष्ठ हैं, बहुत परोपकारी हैं, बहुत दयावान हैं, और आप सड़क पर जा रहे थे, एक आदमी का आपके सामने एक्सीडेंट हुआ, उसका पैर टूट गया। अब आप वहाँ पहुँचे और इतने दयावान हैं कि लगे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने, उसको पकड़ करके 2 घंटे से बैठ करके उसके साथ आप रो रहे हैं, ठीक है। और दूसरा आदमी जो बिल्कुल ही एकदम ही मतलब नैतिक नहीं है, चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, डकैती कर रहा है, वो अभी तुरंत पहुंचा, देखा टांग टूटी है, उठा करके टेम्पो में लदवाए, ले जाके सुभाष के यहाँ भर्ती कर दिया, उनके यहाँ 20,000 जमा कर दिया, उसे घर फ़ोन कर दिया। तुम्हारा वहाँ चिल्ला चिल्ला के रोना ठीक था कि उसका भर्ती कर देना ठीक था? जरूरी क्या है? जरूरी वो इसलिए कर पाए कि उसकी जेब में 10-20 हज़ार था, उसने कर दिया। तो नैतिकता भी दिखाने के लिए प्रेमचंद ने लिखा कि, किसी ने लिखा कि प्रेम सेज का सौदा नहीं है। अगर आप प्रेम दिखाना चाहते हैं तो यू विल हैव टू पे समथिंग। फ्री में प्रेम नहीं दिखा सकते आप किसी से। तो आप नैतिक होना चाहते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नैतिकता दिखाने का भी तो साधन चाहिए भाई। तो मैं भौतिकता, ऐसा मत समझना कि इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ तो भौतिकता की ही बात कर रहा हूँ, मेरा फिलॉसफी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सहमत हूँ तुमसे कि फ़िलासफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बिना इकोनॉमिक्स के फ़िलासफ़ी का एग्जिस्टेंस नहीं है। तुम कुछ भी करना चाहते हो, तुम सुंदरकांड ही कराना चाहते हो तो 150 रुपया खर्च होगा? कहाँ से आएगा 150 रुपया? वो इसका मतलब धर्म, कर्म, नैतिकता, ईमानदारी जो कुछ भी है जिसको तुम ईमानदारी से समाज के वास्तविक तत्वों के नाम से जानते हो, उन सब का अस्तित्व और आधार तभी है जब तुम्हारी जेब में पैसा हो। इसका मतलब जब तुम्हारे जेब में पैसा हो और कमाई हो, रोजगार हो, कोई स्रोत हो आय का। तो इतना आसानी से ये नहीं कर सकते कि अरे नहीं पैसा वैसा हमको नहीं चाहिए। ये भाषण तक ठीक है, पैसा अनिवार्य रूप से चाहिए, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, उसको गलत तरीके से मत कमाइए, आप बेईमानी मत करिए, आप गलत स्रोत से मत कमाइए, वह सब चीज़ें नैतिकता की हो सकती हैं। लेकिन पैसा ही नहीं चाहिए कोई अगर कह दे तो मेरी समझ से मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। 3 तरह की अवधारणाएं पैसे को लेकर के हैं। एक, मनी मैटर्स, सब कुछ पैसा है, माई बाप, धन दौलत सब क्या है? पैसा ही पैसा है। दूसरा, मनी डजंट मैटर, मुद्रा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और तीसरा, मनी मैटर्स बट नॉट सो मच, मुद्रा महत्वपूर्ण है लेकिन सब कुछ नहीं है। तो यह अप्रोच जो बीच वाला है, इसी जरूर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो खैर, तो ये जो इंसेंटिव की प्रॉब्लम है उसकी वजह से हमारी प्रपोज़ल है वो अच्छा नहीं बन पाता। इसके अलावा हमने आपसे बताया था कि ये सारी चीज़ें तब हो सकती हैं जब आप में डिटर्मिनेशन हो, डेडिकेशन हो और डिसिप्लिन हो। अगर ये इंसेंटिव कन्फर्म हो जाए कि डेफिनेटली यू विल गेट दिस जॉब इफ़ यू कंप्लीट योर PhD थीसिस, तो आपका डिटर्मिनेशन भी मजबूत हो जाएगा, आपका डेडिकेशन भी बढ़ जाएगा, और आप 9 बजे बुलाया जाएगा तो 8 बजे ही आके बैठे रहेंगे। आपका डिसिप्लिन में रहना भी अपने आप तय हो जाएगा। ये सभी चीज़ें एक पक्षी नहीं होती, हर चीज़ हमेशा दुपक्षी होती है। कोई व्यक्ति क्यों गलत कर रहा है तो केवल गलत करने पर फोकस मत करिए, क्यों कर रहा है इस पर भी फोकस करिए। तो उस क्यों को ख़त्म कर दीजिए तो गलत नहीं करेगा। ठीक है। बहुत सारी इस दिक्कतें ऐसी समाज में हैं जो सामाजिक संरचना और व्यवस्था के नाते हैं, जिसकी वजह से अव्यवस्था फैली हुई है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति, अच्छा ये बताओ इतने लोग बैठे हो, तुम्हें से कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार में जेल चला जाए? दिल से बताना, कोई चाहता है कि वो घूस लेते हुए पकड़ा जाए और जेल चला जाए? तो फिर घूस क्यों लेता है भाई? कभी आपने विचार किया कि आखिर कोई नहीं चाहता कि घूस लेते हुए जेल जाए, फिर लोग घूस क्यों ले लेते हैं? तो घूस ले लेना ये सामाजिक समस्या है, ये किसी व्यक्ति की अच्छाई बुराई की बात नहीं है। उस सामाजिक समस्या पर फोकस करो, घूस अपने आप बंद हो जाएगा ना। घूस वो क्यों नहीं लेगा, जरा हमको आप ये बताइए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको दें, जिस ऑफिस का अधिकारी 2 लाख रुपया तनख्वाह पाता है, उस ऑफिस का बाबू 25,000 रुपया तनख्वाह पाता है। उस ऑफिस के अधिकारी के भी बच्चे को सेंट पैट्रिक में ही पढ़ना है और बाबू के बच्चे को भी सेंट पैट्रिक में ही पढ़ना है। भाई क्यों नहीं पढ़ेगा? उसका अधिकार नहीं है सेंट पैट्रिक में पढ़ना। आप पूछेंगे सर क्यों वहाँ पढ़ेगा, तो क्यों नहीं पढ़ेगा हमको आप बताइए। तो वह भी सेंट पैट्रिक में पढ़ेगा, उसके भी बच्चे को इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ना है तो उतना ही पैसा लगेगा जितना वो IAS अधिकारी के बच्चे को लगना है। उसकी भी बेटी की शादी में 50 लाख खर्च होना है, उसकी बेटी की शादी में 50 लाख रुपया खर्च होना है। दोनों के खर्चे समाज ने बराबर तय किए,
लेकिन दोनों की कमाई का रेशियो क्या है? तो जब कमाई अलग अलग है और खर्चे बराबर हैं तो पूरे कैसे होंगे भाई? जाहिर सी बात है उसे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। घूस को हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन घूस का इकोनॉमिक्स यही है, उसे समझने की ज़रूरत है। इसका ठीक उल्टा भी आप कर दीजिए। समाज अगर इतना हमारा अच्छा हो जाए कि समाज में दहेज खत्म हो जाए, डोनेशन फीस की खत्म हो जाए, सेंट पैट्रिक जैसे सारे हमारे प्राइमरी स्कूल हो जाए जहाँ 25 पैसे में पढ़ाई होती है, और हमको रिटायर होने पर कोई दिक्कत ना हो, सरकार हमको पेंशन दे दे, बीमार हो जाए तो हमारा फ्री में इलाज कर दे, हम घूस लेंगे? किसी कीमत नहीं लेंगे। क्या करेंगे घूस लेकर के? कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब घूस लेना व्यक्ति की समस्या नहीं है। किसकी समस्या है? सिस्टम की समस्या है। और उसके बाद अगर कोई घूस लेता हुआ पकड़ा जाए तो फांसी लगा दो भाई। कुछ लोग मिलेंगे जो उसके बाद भी घूस लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से, तब वो व्यक्ति की समस्या होगी, तब वो सिस्टम की समस्या नहीं होगी, तब वो सामाजिक संरचना की समस्या नहीं होगी। फिर उसके लिए कड़े प्रावधान बनाने की ज़रूरत है। और एक आदमी को कड़ी से फिर दोबारा कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है। अभी तो ये है कि खूब घूस लेकर के बेईमानी करो, पकड़े जाओ, घूस लेके छूट जाओ। घूस लेते हुए पकड़े जाओ, और जब पकड़े जाओ तो घूस देकर के क्या करो? छूट जाओ। तो इसलिए अभी चल रहा है। जब ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, जिसे होता है ना कि आपकी जॉब की सिक्योरिटी हो जाए, आपकी हेल्थ की सिक्योरिटी हो जाए, आपकी एजुकेशन फ्री हो जाए, सब कुछ अगर आपको आराम से हो जाए, तो फिर आप भी क्यों गलत काम करेंगे भाई? कि कोई नहीं चाहता कि उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हो, या उसे जेल जाना पड़े, या कोई इसको कहे रास्ते में, अरे ये तो चोर है, बेईमान है, सब गलत बात है। इसके अलावा गोल्डन रूल ऑफ 4P है, पेशेंस है, प्रोएक्टिव है, पॉजिटिव अप्रोच और पोलाइटनेस है। मैंने कल आपसे कहा था कि खास करके ये सारी चीज़ें किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्वभाव पॉजिटिव होना चाहिए, आपका रिस्पांस हमेशा प्रोएक्टिव होना चाहिए, आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट करने मैंने आपसे कहा था कि जब आप रिएक्ट करते हैं तो योर माइंड कंट्रोल्स यू, और जब आप रिस्पॉन्स करते हैं कि यू कंट्रोल योर माइंड। तो जब आपके नियंत्रण में दिमाग रहता है तब आप शांत रहते हैं, और अगर दिमाग के नियंत्रण में आप हो गए तो आप हमेशा हर बात पर गुस्सा करते हैं, आप क्रोध करते हैं, आपको हर बात बुरी लगती है, वो ठीक नहीं है। तो अगर आप विनम्र नहीं हैं तो बहुत कुछ नुकसान उठा जाते हैं बिना मतलब का, जिसका कोई आपको फ़ायदा नहीं है। और पोलाइटनेस इसलिए बहुत ज़रूरी है, खासकर मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए, भाई आप रिसर्च स्कॉलर हैं, आपको बहुत जगह ना 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 सुनना पड़ेगा जहाँ भी आप जाएंगे। और जो व्यक्ति ना सुनने के लिए तैयार हो जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। हम ना सुनने के डर से बहुत सारा प्रयास करते ही नहीं हैं। जैसे हमको इनसे पेन मांगना है और मांगने पहले अरे मना कर दिया तब क्या होगा, छोड़ो नहीं मानेंगे। आप मांगने के पहले ही एक तरह से हार गए। शायद मांगने पर वो दे भी देता, अच्छा चलो इसका उल्टा कर लो, सीधे मांग ही लो, तो अधिकतम वो क्या करेगा? नहीं देगा। तो नहीं तो पहले से ही है। अगर दे दिया तब गाड़ी जा रही है और आप कहीं रास्ते में फंसे हुए हैं, उधर से गाड़ी आ रही है, आप सोच रहे हैं कि लिफ्ट मांगेंगे तो बैठाएगा नहीं, छोड़ो जाने दो। अरे यार तो तुम पहले से भी तो फालतू खड़े हो, हाथ देने में क्या जाता है, दे दो। नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। अगर रुक गया तब तो मतलब 100% सक्सेस रेट है। आपके सिर्फ ना को हटा देने का परसेंटेज कितना ज़्यादा है? 100%। तो डरने की क्या ज़रूरत है? वो तो पहले से भी आप फालतू खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो पूछ लीजिए। इसलिए तुरंत पूछने की आदत आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। कुछ आपको नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल परेशान हैं, चौराहे पर इधर उधर ढूंढ रहे हैं, अरे बगल पूछ लो भैया ये दुकान कहाँ है, 1 सेकंड में क्या जाता है? कुछ नुकसान है क्या पूछने में? तो हम लोग पूछते नहीं, हम लोग पहले से अरे इस लड़की से पूछना है, अरे मान लो नाराज़ हो गई तब, अरे तुम पहले पूछ के तो देखो, नाराज़ तो बाद में होगी ना, नाराज़ हो जाएगी, माफ़ी मांग लेना क्या फ़र्क पड़ता है? तुमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? तुम पेन ही ना उसकी मांग रहे हो, तो मांग लो भाई। तो आप पहले से ही मान लेते हैं कि ये काम नहीं होगा, अरे वो तो सुनेगा ही नहीं, अरे वो तो नाराज़ है, वो मेरी बात नहीं मानेगा। ये हर जगह है, समाज में, घर में, परिवार में, हर जगह। आप कह के देखो ना सीधे, इसके बाद वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसलिए हमको आपको थोड़ा विनम्र होने की ज़रूरत है, और ना सुनने की आदत। अगर मना भी कर दिया तो डोंट वरी, जितने खुश पहले थे उतने खुश अब भी रहो। अरे हो गया, मना कर दिया, मना कर दिया, अब दूसरे से मांगेंगे। इन्होंने कल मना कर दिया, दुखी मत हो, अब उसे बगल वाली से मांगो।
उसने भी मना कर दिया, तीसरी से मांगो, चौथी से मांगो, पांचवी से मांगो, छठी से मांगो, सातवीं वाली तो दे ही देगी ना भाई कलम। सोचेगी अरे बेचारा कब से मांग रहा है, चलो ले जाओ साइन करो, कुछ उसको लगेगा अच्छा बुरा। लेकिन तुमने पहले से ही मान लिया है कि नहीं नहीं हम तो नहीं मांगेंगे क्योंकि हमको वो दे नहीं सकता। ये थियरी है, ये वास्तव में प्रोबेबिलिटी की थियरी यही है कि आप जानते नहीं हो कि कौन आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, कौन आपके लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स करेगा। तो यू हैव टू चेक इट, और फॉर दिस पर्पज यू मस्ट हैव पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए। देखिए आपको कोई इंश्योरेंस वाला कॉल करता है, अरे अभी मीटिंग में है, फिर फ़ोन करना, बड़े प्रेम से यस सर रख देती है, फिर 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन करती है, अरे अभी हम मीटिंग में है, यस सर फिर देती है। वो जितनी बार आप खिसियाएंगे, गुस्सा करेंगे, वो एक बार नाराज़ नहीं होती है। जो कॉल करता है या कोई करती है, लड़की कॉल करती है, तो वो नाराज़ नहीं होती है, वो उतना ही प्रसन्न होकर के, क्यों? क्योंकि उससे आपकी रिश्तेदारी थोड़ा है कि आपने मना कर दिया दुखी हो जाएगी, उसका तो काम है, वो तो अपना बिजनेस कर रही है ना। तो ये आप में होना चाहिए पेशेंस, कि आप ना सुनने की आदत रखें और ना से दुखी ना हो, बल्कि आप उतना ही प्रसन्न रहें जितना आपका काम होता है तब भी और नहीं होता है तब भी। चलो अच्छा, अब देखो हमने कल कहा था कि हम सिनॉप्सिस बनाते क्यों हैं। उसमें हमने आपको 2-3 बातें बताई थी कि सिनॉप्सिस हम इसलिए बनाते हैं। एक तो यह बताने के लिए कि जिस विषय पर हम प्रपोज़ल बनाए हैं उस विषय के बारे में हम पूर्णतया परिचित हैं और हम इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से संपन्न करने में सक्षम हैं। और जिस दिन यह प्रपोज़ल हमारा पूरा हो जाएगा उस दिन हमें विश्वास है कि हम इस एरिया ऑफ नॉलेज में कुछ न कुछ नया जरूर ऐड करेंगे, अर्थात यह समाज, देश, राष्ट्र, व्यक्ति विशेष के लिए निश्चित रूप से फ़ायदेमंद होगा। और हम जो रिसर्च गैप हमने जो यहाँ मेंशन किया है, इस पर काम अभी तक नहीं हुआ है, निश्चित रूप से यह एक नई उपलब्धि होगी। यह आपको अपने प्रपोज़ल के माध्यम से सिद्ध करना है उनको जो आपके प्रपोज़ल को रिव्यू कर रहे हैं, या जैसे आपके यहाँ DRC हुई होगी, विभाग में आपने सिनॉप्सिस जमा किया होगा, तो उन लोगों ने आपसे पूछा होगा कि आप इस पर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या गैप है, क्या इसका आउटकम होगा, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ज्ञान में क्या वृद्धि होगी, ये सब उन्होंने आपसे पूछा होगा ना। तो पर्पज उसका सिर्फ यही रहता है। तो ये इसके अलावा हम लोगों ने कल देखा था कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को चुनते कैसे हैं। मैंने आपसे कहा था कि सामान्यतः जब हम शुरू में कोई रिसर्च की प्रॉब्लम चुनते हैं तो उसमें हमारी कोई पढ़ाई लिखाई का विशेष रोल नहीं रहता है, वो हमारी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ये मैंने आपसे कहा था कि हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन वह अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं कि वैक्यूम में होती है, या हमने रात में सपना देखा था, उस सपने में हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ली कि अच्छा इस पर PhD करें तो अच्छा रहेगा। वास्तव में वह टॉपिक भले हमारी सामान्य समझ के होती है, लेकिन हमारा उस इशू पर जो वैज्ञानिक हमारी समझ है, उसका हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है, डेटा जो है, हमारे पास जो उसकी टेक्नोलॉजी है या जो कंटेंट है, जो हमने उसको सही में पढ़ाई की है, उसके आधार पर, हालांकि वो पर्याप्त अभी नहीं है, कम है, लेकिन फिर भी एक इशू को जनरेट करने के लिए हम वहाँ से तय करते हैं कि दिस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी फोकस्ड। ठीक है, अब क्या करते हैं, और उसको हर आदमी के लिए अलग अलग क्यों चुनता है उसको, क्योंकि हर आदमी का इंटरेस्ट एरिया अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे किसी का इंटरेस्ट बहुत ट्रांसपोर्टेशन में है, किसी का इंटरेस्ट पोल्यूशन में है, किसी का ट्रांसपोर्ट मान लीजिए मिट्टी के स्वरूप में है, किसी का पर्वत पर है, किसी का पहाड़ पर है, किसी का नदियों पर है। तो जिसका इंटरेस्ट जिसमें होगा वो संबंधित एरिया से वो अपना टॉपिक चुनता है, इसलिए सबका अलग अलग हो जाता है बिना किसी प्रयास के। या कभी कभी एक समस्याएं आपको कितनी बड़ी दिखाई पड़ती हैं, एक ही समस्या किसी को बहुत बड़ी लगती है, किसी को बिल्कुल बड़ी नहीं लगती है। ठीक है, तो जैसे अब मान लो तुम यहाँ मान लो बीच में बैठे हुए हो और तुमको कोई दूसरी सेना चारों तरफ से घेर ले, तब अब जो अंदर का सेनापति है वो एक काम तो ये कर सकता है कि वो सरेंडर कर दे, भाई अब तो चारों तरफ से घिर गए, अब कुछ कर नहीं सकते, वो एकदम उसने इसे बहुत बड़ी समस्या महसूस कर लिया। और दूसरा वाला सेनापति क्या करता है, उसने अपने सैनिकों से क्या कहा, उसके सैनिकों ने कहा कि भाई देखिए हम तो 25 से 50 लोग हैं, चारों तरफ से घिर गए हैं और अब हम जीत नहीं सकते, हमें सरेंडर कर देना चाहिए।
तो उसके सेनापति ने कहा तुम लोग ठीक कहते हो, चलो सरेंडर कर देते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा अगर सेनापति होता वो क्या कहता, वो कहता अरे हम 25 लोग हैं, ये तो हम ही लोग जानते हैं, वो थोड़ा जानता है कि हम 25 ही लोग हैं। ध्यान दीजिएगा, सामने वाले थोड़े जानते हैं कि हम 25 ही लोग हैं। और दूसरी बात, हम चारों तरफ से घिर गए, ये तो और अच्छी बात है, अब हम लोग चाहे जिधर से युद्ध शुरू कर सकते हैं। सोच का डिफरेंस है। एक जगह है कि उसी समस्या पर बिल्कुल सरेंडर करने को तैयार है, दूसरी तरफ उसी समस्या पर वो खुश है कि कम से कम चलो चाहे जिधर से युद्ध शुरू कर दो, सोचना नहीं है कि इधर से चढ़ाई करें, अगर चारों तरफ लोग हैं तो समस्या को आप लेते कैसे हैं वह भी तय करती है कि आपका जो आपने रिसर्च टॉपिक चुना है वो कैसा होगा। दूसरे, कभी कभी क्या होता है कि समाज के हित में किस समस्या को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, किसको कम देते हैं। जिसको ज़्यादा देते हैं आप उससे संबंधित विषय का चुनाव करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने भेदभाव, छुआछूत, दहेज, ठीक है, इन किसी मुद्दों पर, धार्मिक मुद्दों पर, या आप आर्थिक मुद्दे पर आपको लगा बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, ये सारे मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आपको जिस तरह के मुद्दे ज़्यादा प्रभावित करेंगे उस तरह का टॉपिक आप चुनेंगे। ठीक है, अब ये चुनाव किन बातों से प्रभावित होता है, आखिर हम ये इस तरह का टॉपिक चुन क्यों लेते हैं, हमें पता चले ना चले, लेकिन हमारे ऊपर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता रहता है ना। हमारी सराउंडिंग का प्रभाव पड़ता है, हमारे सामने। आप एक थियरी है साइकोलॉजी में कि आपके आसपास जो 5 लोग रहते हैं वही आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं। आपकी इनकम क्या होगी, अपने आसपास के 5 लोगों की इनकम देख लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, आपकी सोच कैसी होगी, आपके आसपास जो 5 लोग रहते हैं उनसे अलग नहीं हो सकती है। वो 5 के पाँचों अगर नशा करते हैं तो आप भी नशा करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि अपने 5 मित्रों के नाम बताइए, हम आपको आपका भविष्य बता देंगे कैसा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके ऊपर आप जा नहीं सकते, वो हो ही नहीं सकता है। 24 घंटे आपको जो घेरे हैं वो कौन लोग हैं, वो 5 लोग हैं। जो कैसे हैं, अगर वो 5 ही गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो 5 ही IAS की तैयारी कर रहे हैं, तो 5 के 5 IAS हो जाएंगे, गारंटी है, कोई बचेगा नहीं। अगर वो 5 के 5 ऐसे हैं कि जो दिन रात मूवी देखते हैं, खूब नशा करते हैं, घूमते रहते हैं, तो 5 आप कितना भी अलग से मेहनत करेंगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि असर उसका आप चाहे ना चाहें अप्रत्यक्ष असर पड़ता रहता है। तो आप तुलना भी किससे करते हैं, आप ध्यान दीजिए। एक छोटा सा उदाहरण आपको दें, आपका जो सहपाठी नंबर जब ज़्यादा पाता है तब आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो अंतिम बेंच पर बैठा था लड़का, जब वो टॉप कर जाता है तब आपको बुरा नहीं लगता है। क्यों? जो आपका सबसे घनिष्ठ है उसके टॉप करने पर क्यों बुरा लगता है भाई आपको? दोस्ती जिससे बहुत अधिक थी उसी के टॉप करने पर बुरा लगा, ध्यान दीजिएगा। जिससे दोस्ती नहीं है उसके टॉप करने पर आपको बुरा नहीं लग रहा है। पड़ोस में आपका ठीक पड़ोसी जो है, जस्ट गांव में, घर में, आपके बगल वाले पड़ोसी घर में रंगीन टीवी आ गई तो रात भर आपको नींद नहीं आई, लेकिन आपके दूर वाले घर में बहुत बड़ी कार आ गई है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्यों भाई? इसलिए कि आपका जो तुरंत कंपटीशन है किससे होता है, वो जस्ट बगल वाले से होता है, चाहे वो आपकी सीट पर बैठता हो, चाहे आपकी पड़ोस में रहता हो, चाहे आपका, इसका मतलब सबसे अधिक कंपटीशन किससे होता है? मित्र से होता है। क्योंकि सबसे साथ में कौन ज़्यादा रहता है? भले हम लोग साथ रहते हैं लेकिन अपने से अच्छा उसको देखना पसंद नहीं करते, ये मनोविज्ञान है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं इस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आपके साथ कौन रहता है, आपके बगल में कौन बैठता है। बच्चा स्कूल जाता है तो उससे पहला सवाल ये पूछना चाहिए तुम्हारा जो बगल का विद्यार्थी है वो कौन है। और जब रिजल्ट देखते हैं आप तो अपने बच्चे का मत देखिए, किसका देखिए? उस बगल वाले बच्चे का देखिए रिजल्ट। अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो आपके बच्चे का रिजल्ट आज नहीं कल अच्छा हो ही जाएगा। तो हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि आपका जो अगल बगल का माहौल आपके है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उसका आपके ऊपर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तो कुछ सामाजिक समस्याओं का प्रभाव पड़ता है जिससे आप झेल चुके होते हैं। ठीक है, जिस माहौल में आप रहते हैं उसका असर आप पर पड़ता है, उसकी वजह से आपकी सोच को एक नया डायमेंशन मिल जाता है और आप उस दिशा में काम करने लगते हैं। कुछ चीज़ें आपको नहीं पसंद है, ठीक है, कभी कभी आप, जैसे शादी आपकी सिस्टर की तय हुई, दहेज के लिए टूट गई,
तो आपके दिमाग में वही एक सामाजिक समस्या बहुत मजबूती से घर कर गई कि शादी इसलिए टूट गई क्योंकि दहेज नहीं दे पाए। तो अब आप आगे अगर आपको मौका मिला काम करने का तो आप दहेज के खिलाफ या दहेज समाप्त करने पर मूवमेंट चलाने में निश्चित रूप से काम करेंगे। तो इस तरह की तमाम समस्याएं जिसको हम कभी फेस कर लेते हैं उनका भी असर हमारे ऊपर पड़ जाता है। पर्सनल वैल्यूज़ हैं रिसर्चर्स के, हम लोगों ने बहुत विस्तार से इसको देखा था कि जो हमारी व्यक्ति विशेष की क्वालिटी है, हमारी स्किल है, हमारी ऑनेस्टी है, हमारी ट्रांसपेरेंसी है, हमारी नैतिकता है, ईमानदारी है, कर्तव्यनिष्ठा है, परोपकार है, दया है, करुणा है, या हमारा जो ओवरऑल हमारी जो पर्सनालिटी है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हम जो करते हैं, जो चुनते हैं, जो समस्या लेते हैं या जिस पर जो काम करते हैं उस पर। इसके अलावा बहुत सारी व्यवहारिक स्थितियां भी होती हैं, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस हैं। हमने बहुत बढ़िया टॉपिक लिया, लेकिन जब हम फील्ड में गए तो हमको लगा कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, हम लोग इसका डेटा ही जनरेट नहीं कर सकते हैं, या इस पर तो कोई कुछ बताने को ही तैयार नहीं है, या इस पर लोग अपनी बात शेयर करने को तैयार नहीं है। तो फिर इसका भी हमको अपना विषय चेंज करना होता है। शुरू में क्या होता है कि जो हमारी आइडिया है, जो हमने प्रॉब्लम चुना है, वो बहुत ही सतही टाइप का हो सकता है, बहुत वेग टाइप का। लेकिन जैसे जैसे आप रिसर्च में, कल मैंने आपसे बताया था कि जैसे आप आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं, और आप उसका जो साइंटिफिक स्टेटस है आपका बढ़ता जाता है, आप उस क्षेत्र का नया नया ज्ञान, नई नई किताबें, नए नए पेपर्स, नया नया डेवलपमेंट, नया नया लिटरेचर जब आप पढ़ते जाते हैं, तब आपको लगता है कि आपने जो टॉपिक चुना उसमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको यहाँ ठीक कर दें तो हमारा टॉपिक ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि रिसर्च में रोज़ ही कोई न कोई परिवर्तन आप देखेंगे कि होगा, और वास्तव में यह परिवर्तन होना इस बात का सूचक नहीं होगा कि आप बहुत कम बुद्धिमान थे और आप बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं थे इसलिए उसमें सुधार हो रहा है। वास्तव में आप अच्छे विद्यार्थी रोज़ होते जा रहे हैं इसलिए सुधार हो रहा है, आप जानते जा रहे हैं। और जानना, आप एक चीज़ ये अनिवार्य रूप से जान लीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपको लगेगा उतना ही आपको कम आ रहा है। जब आपको ये लगे कि आपको नहीं आ रहा है, जिस दिन आपको ये समझ में आ जाए कि आपको ज्योग्राफी नहीं आ रही है, इसका मतलब आप जान लीजिए कि ज्योग्राफी आपको आनी शुरू हो गई, इसीलिए आप यह जान पाए कि आपको नहीं आ रहा है। नहीं तो जैसे रामचरितमानस जब तक बंद है तब तक आपको पूरी रामायण आती है ना, और जैसे ही खोल देते हैं पन्ना तो पहले ही दोहे का अर्थ आपको किसी कीमत पर नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आप पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप जान जाएंगे अरे ये भी हमको नहीं आता, ये भी हमको नहीं आता, ये भी हमको नहीं आता। इसीलिए जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, जैसे एक आदमी बिल्कुल अंगूठा छाप है, उसे कहिए मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है तो कहेगा लाइए देखें, फट से, उसने कभी जीवन में मोबाइल छुआ भी नहीं है, लेकिन वो आपका मोबाइल बनाना शुरू कर देगा। लेकिन किसी केमिकल इंजीनियर से कहिए कि साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है तो कहेगा सर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से आप मैकेनिकल वाले को दिखाइए, क्योंकि मैं केमिकल का आदमी हूँ, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो अब जान गया है कि वह कितना जानता है पढ़ने लिखने के बाद, और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो सब जानता है। उसे अगर बता दो कि हवाई जहाज़ का हेडलाइट फ्यूज हो गया, कहीं बना देंगे हम, चलिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि हवाई जहाज़ क्या होता है। तो आपको जब कुछ नहीं आता है तब आपको सब कुछ आता रहता है, और जैसे जैसे आपको आने लगता है, जैसे सिंपली MBBS के डॉक्टर के पास जाओगे तो सबका इलाज कर देता है, लेकिन किसी आँख वाले के पास चले जाओ, दांत वाले के पास चले जाओ, न्यूरो वाले के पास चले जाओ, तो वो एक दूसरे का इलाज नहीं करते, क्योंकि आँख वाला जान गया है कि हम हड्डी नहीं जोड़ सकते, उसे पता है। ठीक है, तो जितना छोटा डॉक्टर होगा उतनी ज़्यादा बीमारियों का इलाज करेगा, और जितना बड़ा डॉक्टर होगा उतनी छोटी बीमारियों का, कम बीमारियों का इलाज करेगा। क्यों? क्योंकि वो जान गया है कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, पक्का है, ये मेरे बस में नहीं है, मैं यही एक काम कर सकता हूँ कि आपकी आँख का ऑपरेशन कर सकता हूँ, तो ठीक है आँख का ऑपरेशन करा लीजिए। खैर, तो इसलिए आप और यदि आपका ये प्रॉब्लम आपकी क्लियर हो गई, तब आप इसकी सहायता से रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस बनाने में सफल हो जाएंगे। जो आपने रिसर्च की प्रॉब्लम चुनी है उसे इन आधारों पर चेक करना चाहिए कि क्या ये ठीक है या
नहीं है। चेक लिस्ट अभी आप उसमें देखिएगा, आपको मिल जाएगा। यूजीसी की वेबसाइट खोलिएगा तो वहाँ अभी हाल में ही एक यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया है, गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस करके, GARP। आप गूगल में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसमें उन्होंने क्या किया है कि हर स्टेप पर, जैसे हाइपोथेसिस बनाना है तो उसकी चेकलिस्ट क्या होगी, प्रॉब्लम चुनना है तो उसकी चेकलिस्ट क्या होगी। जैसे ये अगर आपका सब लग रहा है ठीक है तो प्रॉब्लम सही है, ये अगर दिख रहा सही है तो हाइपोथेसिस सही है। डेटा कलेक्शन का एक चेकलिस्ट है, एनालिसिस की एक जितने स्टेप हैं रिसर्च के सबकी उन्होंने चेकलिस्ट बनाई, बहुत बढ़िया है। कभी अगर हम फिर दोबारा मिले तो हम आपको वो ज़रूर बताएंगे। तो आप वहाँ देखेंगे कि आपको एक बहुत बड़ी सहूलियत मिल जाती है ये जान पाने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इज़ द टॉपिक वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग, विल इट बेनिफिट रिसर्च एंड कंज्यूमर द डिसिप्लिन कंसर्न। पहला सवाल आपको ये पूछना है कि जो हमने प्रॉब्लम चुनी है क्या यह उपभोक्ता के लिए, क्या यह व्यक्ति के लिए, क्या यह उस क्षेत्र के ज्ञान के लिए, क्या यह समाज के लिए कहीं से लाभदायक है। अगर उसका उत्तर हाँ में मिलता है देन यू शुड प्रोसीड। अगर ये लग गया अगर ये तो इसे किसी काम का नहीं है तो फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ इट एनी एकेडमिक, प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। बस वही कि क्या इसका कोई एकेडमिक लाभ है या इसका कोई प्रोफेशनल लाभ है या इसका कोई प्रैक्टिकल लाभ है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इज़ अ रिलायबल इंफॉर्मेशन पॉसिबल फ्रॉम द रिस्पॉन्स। सबसे बड़ी बात तो यही है, जो आपने टॉपिक चुना उसका क्या उत्तरदाताओं से विश्वसनीय आंकड़ा प्राप्त हो सकता है। ऐसे ऐसे आपने सवाल अगर उसमें शामिल कर लिए हैं जिसका कोई सही उत्तर ही नहीं देगा तो कौन सा रिसर्च करेंगे आप। तो वहाँ से फिर आपको हटने की ज़रूरत है। इज़ इट फीसफुल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। क्या निर्धारित समय में और जितना धन आपके पास है उतने में यह काम पूरा हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। आप इतना बड़ा काम ले लिया कि 5 करोड़ खर्च होगा, कहाँ से पाएंगे आप। तो आपको ये तय करना जरूरी है कि जो आपका काम है क्या आपके संसाधनों में फिट है, हो पाए नहीं हो पाएगा। विल इट एनेबल टू डेवलप हाइपोथेसिस और थियरी। क्या हमारा जो ये प्रॉब्लम है इसका अध्ययन करके हम कोई परिकल्पना या कोई थियरी निर्मित कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं देन हमें आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो हम समस्या लेते हैं उसका हम स्टेटमेंट बनाते हैं, कथन जिसको आप कहते हैं, जहाँ से हम पीएचडी अपनी शुरू करते हैं। आपने सिनॉप्सिस बनाई होगी तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे स्टेटमेंट क्या है, जौनपुर में लोग दोहरा बहुत खाते हैं, ठीक है, एक स्टेटमेंट है। अभी इसके हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं कि इससे कैंसर बहुत होता है, वो एक अलग रिसर्च का विषय दूसरा है। अभी सिर्फ इतना ही है कि लोग दोहरा बहुत खाते हैं, एक स्टेटमेंट है। लेकिन बहुत नहीं लगाना है, क्या लगाना है, जौनपुर में लोग दोहरा खाते हैं, बस ज़्यादा कम अभी आप कहने की स्थिति में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस, जो आपकी समस्या है उसको एक लाइन में। और ये जितना क्लियर होगा, इन द ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ द रिसर्च प्रपोजल synopsis, the problem to be investigated should be stated clearly and briefly। जिस समस्या का आपको जिस पर काम करना है वो शुरू में ही जब आप लिखना शुरू करते हैं तो बहुत साफ साफ पहली ही लाइन में लिखा होना चाहिए और बहुत संक्षेप में। टॉपिक कभी भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अस्पष्ट, ज़्यादा क्या एकदम अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। The key questions and location of the problem in the theoretical context of the concerned discipline should be specified. The significance of the problem, the contribution which the proposed study is expected to make to theory and methodology, as well as its practical importance, relevance should be specifically indicated। तो जो पहला आपका पैराग्राफ है शुरू में, तो आप समस्या को वो साफ साफ, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को लिखिए, मेथडोलॉजी क्या होगी वो साफ साफ लिखिए, उसका सिग्निफिकेंस क्या हो गया वो साफ साफ लिखिए, इसका आउटकम क्या होगा वो साफ साफ। यानी आप कह सकते हैं कि समरी क्या हो गई, वो पूरे रिसर्च की समरी आपको एक पेज में, कि ये पूरा हमारा मेथड होगा, ये इस तरह से हम एनालिसिस करेंगे और ये इसका रिजल्ट होने की संभावना है। अभी तो रिजल्ट आप दे नहीं सकते, रिजल्ट तब आएगा जब आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जो संभावना आप शो करेंगे, आखिर कुछ पाने की उम्मीद में ना शुरू कर रहे हैं। अगर ये पहले उम्मीद है कुछ नहीं मिलेगा तो कर ही क्यों रहे हो, फिर करने की क्या ज़रूरत है।
इसके अलावा इसके बाद जब ये इतना हो जाता है तो जो हमने बनाया है ये सब टेंटेटिव है, अभी इसके पीछे बहुत साइंटिफिक बैकग्राउंड हमारे पास नहीं है। अब आपको जाना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, साहित्य सर्वेक्षण में। अब सामान्यतः ये होता है कि उस विषय से जुड़े अब तक के लगभग 40-50 कंट्रीब्यूशन, पेपर, किताब, कुछ भी आर्टिकल जहाँ मिले आपको पढ़ करके, और उन सब के कंट्रीब्यूशन को बाकायदा एनालाइज करके, पढ़ करके, समझ करके अपने आपने जो पहले रॉ मैटर तैयार किया है उसको अब कंपेयर करना है कि उसमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है, और उसमें सुधार करके और इन सारे में और आप जो चुन रहे हैं दोनों के बीच गैप कहाँ है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि रिसर्च गैप आपको पता ही होना चाहिए कि ये गैप है जो अभी तक नहीं भरा गया है, एंड दिस माई पर्टिकुलर स्टडी डेफिनेटली विल फिल दिस पर्टिकुलर गैप, इसे जरूर भरेगी। और यही अगर आप पकड़ लें तो जान लीजिए रिसर्च हो गया, फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है लिटरेचर रिव्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और लिटरेचर रिव्यू से आप बहुत सारा अपने जो आपने अभी तक तैयार किया है कंटेंट बहुत कुछ बदलेगा। अब देखिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर आपको एक बात और शेयर कर लें, आपको पेपर पब्लिश करना होता है अपनी थीसिस जमा करने के लिए। एक पेपर आपका होना चाहिए जो आपके फील्ड वर्क से संबंधित हो, जिस पर आप कर रहे हैं, एक थोड़ा डेटा लेकर के आप उसको पब्लिश कर दीजिए। एक दूसरा पेपर आपका इसी रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर। इस पर एक आप रिसर्च पेपर लिखिए और उसको पब्लिश कराइए। उसके दो फायदे, एक तो यह है कि अगर आप सारे काम को बढ़िया से एक रिसर्च पेपर में पब्लिश कर दिया तो आज के बाद अब जो लोग काम करेंगे वो 40 रिसर्च पेपर नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ आपका एक पेपर पढ़ करके और 40 का काम पूरा कर लेंगे और आप हर जगह साइट होंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आपका जो लाभ होगा सबसे बड़ा क्या होगा कि अब हमको अगर आपके बाद पीएचडी करनी है तो हम 40 नहीं पढ़ेंगे, आपका वो 10 पेज जो आपने समराइज करके एक रिसर्च पेपर बनाया है जिसमें 40 के बारे में लिखा है, हम सिर्फ उसको पढ़ लेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। और हर जगह अब हम किसको कोट करेंगे? आपको, कि मैंने किससे लिया, ये लिखा हुआ है लेकिन रीप्रिंट यहाँ है, रीप्रिंट यहाँ है, रीप्रिंट कहाँ है? यहाँ है। तो आपका साइटेशन बढ़ा और साथ में आपका अपने रिसर्च के प्रति जो ज्ञान बढ़ेगा उसका कोई जवाब नहीं है। तो दो फायदा हुआ, एक थीसिस का चैप्टर हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपने लिखा होगा उसमें, एक चैप्टर में बनाया होगा, एक वो काम पूरा हो गया, एक पेपर पब्लिश हो गया, और तीसरा आपको पूरा विषय का ज्ञान हो गया। तो सबसे कठिन, सबसे अनिवार्य और सबसे ज़रूरी काम क्या होता है? वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर काम करना, ठीक है, और उसको प्रेजेंट करना, पब्लिश करना। अभी हम लोगों ने एक पेपर तैयार किया था, हमारे विद्यार्थी ने अपने टॉपिक पर उसने रिव्यू किया उसके लिटरेचर को। तो अभी हम लोगों ने उसको भेजा था एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है नई दिल्ली, तो वो करा रहा है BHU में। तो हम लोगों ने वो पेपर उनको भेजा, उन्होंने उसको सेलेक्ट कर लिया पोस्टर प्रेजेंटेशन के लिए। पोस्टर प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको अपने पूरे पेपर को पोस्टर में लिख करके 3.5 बाई 3 फीट का पोस्टर बना करके और उसमें अपने टॉपिक, स्टेटमेंट, प्रॉब्लम, उद्देश्य, मेथडोलॉजी सब संक्षेप में लिख करके यू विल हैव टू एक्सप्लेन। आप वहाँ पोस्टर लगा दीजिए, लोग आएंगे एक्सपर्ट, उनको आप एक्सप्लेन करिए कि मेरा ये काम है और इसमें ये ऐसे है, ऐसे है, ये रिजल्ट है। वो अभी पब्लिकेशन ही माना जाता है। क्या माना जाएगा? वो पब्लिकेशन ही। तो अब उसमें कितने फ़ायदे हुए आपके? एक किताब का चैप्टर हो गया, एक आपका आर्टिकल हो गया, एक आपका सेमिनार भी हो गया, और आपको विषय का ज्ञान भी हो गया ना। तो हमेशा ये काम करना चाहिए हर किसी विद्यार्थी को, बिना सोचे समझे एक पेपर किससे लिखना चाहिए? रिव्यू ऑफ लिटरेचर से, और एक पेपर अपने फील्ड से। दो जरूरी है। अरे तुम 10 लिखो, कोई मना थोड़ी करता है, लेकिन 2 तो मिनिमम में जमा होगा, 2 तो आपको, और 2 सेमिनार में प्रेजेंटेशन। तो इस तरह कुल 4 पेपर आपको तैयार करना है, 2 सेमिनार में प्रेजेंट करने के लिए और 2 पब्लिश करने के लिए। तो चारों के लिए आपका इस तरह कंटेंट आप तैयार करेंगे तो आपको सुविधा होगी।
अब देखो क्या है प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज। जब आप कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम फ्रेम करते हैं तो आपका जो वर्तमान ज्ञान है वो हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और वह रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मजबूत होता चला जाता है। इसीलिए आपके पूरे रिसर्च प्रोसेस में जमा होने तक कंटेंट बदलता रहता है। ऐसा मत समझो कि तुमने आज कोई बात लिख दी है तो अब कैसे बदलें। अरे बदलेगा ही बदलेगा, अगर तुम सही में पढ़ रहे हो तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि कल तुम्हें आज से ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, कल तुम्हारी समझ आज से ज़्यादा होगी। कल तुम कहीं और अटेंड करोगे सेमिनार वर्कशॉप तो बहुत सारे एक्सपर्ट आएंगे जो ऐसी बात बताएंगे कि तुमको लगेगा कि ये मेरा वाला तो गड़बड़ है, ये अच्छा है, हमको इनका डालना चाहिए उसमें ले जाकर। ठीक है। इसके अलावा आप अपने जो आपका अध्ययन है उसका उद्देश्य तय होता है। उद्देश्य द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी शुड बी स्पेसिफिक, द ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेटेड विद द थीम of the study problem. Objective should be formulated in the context of some variables related to study problem. The objective should cover the area of the study problem but should not be exhaustive. जो आप उद्देश्य जो आप तय करते हैं तो उद्देश्य तय करते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि जो हमारे वेरिएबल हैं, जो हमने वेरिएबल आप जानते होंगे ना कि आप कौन कौन से किन किन मूल्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनको आप बाद में एनालाइज करेंगे। तो जो आपके चर हैं वो चाहे आपके जैसे भी हों उससे मुद्दा नहीं है, उस चर से संबंधित ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा ना कि आप हवा में कोई उद्देश्य बना लें और उससे संबंधित कोई कंटेंट आपके पास हो ही ना। और ऐसा भी नहीं कि बहुत एग्जॉस्टिव बना लीजिए उद्देश्य, आप ऐसा मत बना लीजिए कि हमको भारत सरकार के रोजगार की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना है। तो भारत सरकार के रोजगार की स्थिति का ज्ञान आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे? आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ब्लॉक में बेरोजगारी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमको अपने ब्लॉक स्तर पर देखना है कि बेरोजगारी क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ बेरोजगारी की जांच करना। लेकिन कहाँ? ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, देश स्तर पर नहीं। तो उद्देश्य हमारा क्लियर होना चाहिए, हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनके अनुरूप होना चाहिए और बहुत एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब देखो हाइपोथेसिस, परिकल्पना। सामान्यतः हाइपोथेसिस जो है उसे हम कहते हैं कि वास्तव में यह है जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है। देखो पूरा एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि रिसर्च की प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर आप उससे रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे तुमने कहा कि जौनपुर में दोहरा लोग खाते हैं, ये सामान्य प्रश्न है। या जो ऐसा कर सकते हो कि जौनपुर लोगों को खांसी बहुत आती है, ये सामान्य प्रश्न है। अब खांसी बहुत आती है तो इसका रिसर्च क्वेश्चन हुआ कि क्या खांसी आती है। रिसर्च प्रश्न क्या हुआ? क्या खांसी आती है? जो सामान्य कथन था उसी में वाट लगा दोगे तो रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। अब यह जो इसका आंसर है क्या आती है का, तो इसका जो टेंटेटिव आंसर होगा, हमने जो देखा होगा जिससे मिला सबको खांसी आ रही है, तो हम इसका जो टेंटेटिव आंसर देंगे कि जौनपुर लोगों को खांसी आती है, इट विल बी योर हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस क्या होती है? टेंटेटिव आंसर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन। एक लाइन में, किताब में क्या लिखा पड़ा है उसके चक्कर में मत जाओ। एक लाइन में हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपोथेसिस मीन्स ए टेंटेटिव आंसर ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन दैट ए टू बी टेस्टेड, जिसका अभी परीक्षण होना बाकी है। टेंटेटिव क्यों कहते हैं? क्यों कन्फर्म नहीं है। कन्फर्म कब होगी? जब टेस्ट कर लेंगे। तो हमने कहा हाँ खांसी आती है, ये तो बात सही है। अब हमने पहले से कह दिया खांसी आती है, और अगर हम इसी पर रिसर्च शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि हमारा माइंड सेट बायस्ड हो जाए, पक्षपाती हो जाए, कि पहले से ही मान लिए हैं कि खांसी आती है तो जो भी मिले खांसी वाले से पूछे, अरे खांसी आ रही तुमको, जौनपुर में रहते हो? अच्छा खांसी आती जौनपुर में रहते हो? पता चला 100 लोगों से पूछा, सब लोग जौनपुर में रहते हैं, सबको खांसी आती। तो हमारा उत्तर भी, हमारी हाइपोथेसिस टेस्ट हो जाएगी, अरे यार सही है। इसलिए हम क्या करते हैं, उस हाइपोथेसिस को हम नल में कन्वर्ट करते हैं। उसका नल का मतलब होता है निगेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। क्या?
कि जौनपुर के लोगों को खांसी नहीं आती है। अब हमने यह ढूंढने का प्रयास किया कि जौनपुर लोगों को खांसी नहीं आती है। हमने बड़ी कोशिश की कि अब ढूंढें खांसी नहीं आती है ऐसे लोगों को, लेकिन उसके बाद भी जो 100 लोग मिले उसमें 70 लोगों को खांसी आती ही आती है। तो अब यहाँ जो होगा तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है नॉर्मली, उसी को हम या तो एक्सेप्ट करते हैं या तो उसको नहीं, हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी रिजेक्ट नहीं करते हैं। रिजेक्ट करने का सेंटेंस बहुत सही नहीं है, या तो हम एक्सेप्ट करते हैं या तो हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट नहीं करते। अक्सर हम लोग लिखते हैं, पढ़ते भी हैं कि एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, लेकिन रिजेक्ट कहना ठीक नहीं है। हम या तो उसको एक्सेप्ट करते हैं या तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, तो अब ये देखो हाइपोथेसिस है, तो अब इस हाइपोथेसिस को हमको टेस्ट करना होता है। तो इसीलिए जो डेटा कलेक्ट किए हुए हैं हम, जो डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा के माध्यम से इसी को टेस्ट करते हैं। अब वो टेस्ट करने के लिए आप कौन सा टेस्ट आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए आप स्केलिंग करेंगे कि डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा आपका कैसा क्वालिटेटिव होगा कि क्वांटिटेटिव होगा। आप उसमें टी का टेस्ट करेंगे, एफ का करेंगे, जेड का करेंगे, काई स्क्वायर करेंगे, आप कोरिलेशन देखेंगे, क्या करेंगे, ये आप डिविएशन देखेंगे। किस चीज़ से आप ये बात टेस्ट करेंगे, यह डिपेंड करेगा आपके डेटा के नेचर पर, आपके रिसर्च के उद्देश्य पर, आपके रिसर्च डेटा की रिलायबिलिटी पर और आपकी उपलब्ध संसाधन के ऊपर आपका ज्ञान कैसा है। ये सब मिल करके तय करते हैं कि आप कैसे टेस्ट करेंगे उसको। इन सब पर अलग अलग क्लास की ज़रूरत है। हाइपोथेसिस पर अलग क्लास, टेस्टिंग पर अलग क्लास, एनालिसिस पर अलग क्लास, डेटा कलेक्शन पर अलग क्लास, ये सारा का सारा, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, जब हम टेस्ट करते हैं तो 2 तरह की गलतियां होने की गुंजाइश होती है। एक को अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं। ये वास्तव में क्या है, बहुत आसान सा है। अल्फ़ा एरर कही जाती है तब, टाइप 1 एरर, जब फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि देखो, इफ़ एन इन्वेस्टिगेटर रिजेक्ट्स ए नल हाइपोथेसिस दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। जैसे अगर कोई हाइपोथेसिस ट्रू है और एक्सेप्ट की जानी चाहिए, किसी कारण से आप उसको अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो कहते हैं कि ये कैसा है, ये टाइप 1 एरर है। इसका ठीक उल्टा है कि जो गलत है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो उसको टाइप 2 एरर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी डिटेल में जब पढ़ोगे टेस्टिंग वोस्टिंग जा करके आगे, तब समझ में ज़्यादा आएंगी। यहाँ तो बस तुमको हम नाम बता दे रहे हैं। अब क्या है, रिसर्च मेथडोलॉजी की डिज़ाइन। द यूज़ ऑफ एन अप्रोप्रिएट रिसर्च डिज़ाइन इज़ एन एसेंशियल प्री रिक्विजिट ऑफ रिसर्च। वेल बिगन इज हाफ डन। द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन शुड बी एक्सप्लेन्ड विथ जस्टिफिकेशन। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट स्ट्रक्चर। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट स्ट्रक्चर, कि आप पूरा का पूरा कार्य कैसे करेंगे, और जितना बढ़िया आप उसको तैयार कर लेंगे उतना ही आपका रिसर्च का वर्क आसान हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, लोकल ऑफ द स्टडी। हमेशा आपसे बार बार मैं ये कहता हूँ कि पूरे दुनिया पर रिसर्च आप नहीं कर सकते। तो ये यू मस्ट स्पेसिफाई द एरिया विच यू आर गोइंग टू कवर ड्यूरिंग योर रिसर्च वर्क। आप कहाँ का रिसर्च करेंगे, और कभी भी रिसर्च जो आप प्राप्त करते हैं उसमें ये जरूर लिखिए कि जो मैंने रिजल्ट निकाला है यह इस पर्टिकुलर क्षेत्र, पर्टिकुलर एरिया के संदर्भ में है। मैं इसको जनरलाइज करने का कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि अगर जौनपुर में कोई बात सही है तो पूरी दुनिया में यही बात सही हो जाएगी। ये जौनपुर में सही है, और यहाँ अगर इसी कंडीशन में इस स्टडी को रिपीट किया जाएगा तो यह रिजल्ट रिपीट हो सकता है, लेकिन यही रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आजमगढ़, बहराइच और गाजीपुर में भी करने पर रिपीट हो। ठीक है, तो डिलिमिटेशन और लोकेल, आपकी सीमा का निर्धारण और क्षेत्र का निर्धारण ये जरूर होना चाहिए। बिना इसके आप फिर नहीं तो उलझ जाएंगे। रोज़ आपको एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि ये तो नहीं हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, कैसे आपने लिख दिया है। ठीक है, टूल्स फॉर डेटा कलेक्शन और उसकी टेक्निक क्या होगी। अब आप देखिए, पीछे हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है, यहाँ संक्षेप में ये है
कि नॉर्मली वी कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग द प्रॉब्लम, पर्सन, सिचुएशन एंड फेनोमेना। किसी भी चीज़ से संबंधित डेटा हम कलेक्ट करते हैं, कोई समस्या हो, कोई फैक्ट हो, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, तो उसको क्या है, इसमें हमको ध्यान क्या रखना है कि जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करने की जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चनेयर या शेड्यूल, दो ही टेक्निक हो सकती है, या तो क्वेश्चनेयर इस्तेमाल करिए या तो शेड्यूल। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, किस तरह के सवाल होंगे, किससे पूछे जाने हैं, शेड्यूल का यूज़ करेंगे कि क्वेश्चनेयर का करेंगे, तो ये आपको तय करने के पहले ये जानना चाहिए कि जो आपका रिस्पोंडेंट है, जिससे आप पूछ रहे हैं, वो कैसा है। पढ़ा लिखा है तो क्वेश्चनेयर दे दीजिए, भर देगा। नहीं पढ़ा लिखा है तो उससे पूछ करके आप खुद भरेंगे। तो जब पूछ करके खुद भरेंगे तो फिर प्रश्न की क्वालिटी पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए मुझे इन छात्राओं से कोई सवाल पूछना है जो इनकी व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित है, तो हम इनसे पूछ करके लिखें, ये हो सकता है कि अनकंफर्टेबल हो जाए। अच्छा है कि हम इनको क्वेश्चनेयर दे दें और ये अपने से हमको भर करके दे दें। तो जो जिससे आप पूछ रहे हैं, अगर वो पढ़ा लिखा है तब तो आप क्वेश्चनेयर का यूज़ कर सकते हैं। अगर लेकिन नहीं है, आपको भरना है पूछ करके, तब फिर आपको वैसे सवाल उसमें डालने की ज़रूरत है। ऐसे तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है कि किसी की भावना किसी भी तरह से आहत ना हो, और यह उसको विश्वास हो कि आप उसके व्यक्तिगत सूचनाओं का दुरुपयोग नहीं करेंगे। आप एफिडेविट सबमिट करते हैं, आप उनको ये प्रमाणित करते हैं कि आपकी जो सूचना है इस रिसर्च पर्पज से इस्तेमाल होगी, अन्यथा इसका प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया तो आप बाद में कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आजकल आप देखिए तो आजकल एफिडेविट आप नोटरी से नहीं जमा होता है। कैसे जमा होता है, आप अपना साइन करके जमा कर दीजिए, मान लिया जाएगा। इसका क्या मतलब कि आपके अगर साइन है कि ये काम आप नहीं करेंगे और आपने कर दिया, तो जितना कानूनन आप जिम्मेदार थे उतना आज भी जिम्मेदार हैं। आपके खिलाफ उतनी ही बड़ी कार्रवाई होगी जितनी बड़ी कार्रवाई पहले नोटरी होने पर होती थी। आपकी साइन पर्याप्त है, किसी से प्रमाणित कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है तो रिस्पोंडेंट के संदर्भ में आपको ध्यान देना है। एनी स्केलिंग टेक्निक टू बी इंक्लूडेड इन द इंस्ट्रूमेंट। स्केलिंग क्वालिटेटिव डेटा होता है तो हम स्केलिंग का प्रयोग करते हैं। स्केलिंग का मतलब जैसे आप कहते हैं कि अच्छा मेरी पढ़ाई आज की क्लास कैसी है, मैं आपको एक सीट बांट दूं और आप टिक लगाइए, एक्सेलेंट, गुड, वेरी गुड, पुअर, सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री ना। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलिंग। कि आपने एक स्केल दिया, नंबर नहीं दिया कि 100 में 90 नहीं दिया, 80 नहीं दिया, 70 नहीं दिया, क्या दिया, स्केल बनाया। इसको रिश्टर स्केल कहते हैं। अक्सर बहुत सारी क्वालिटेटिव डेटा हम ऐसे ही जांचते हैं, स्केल से जांचते हैं, जिनका क्वांटिफिकेशन जैसे आपकी ईमानदारी है, क्वालिटी है, नैतिकता है, झूठ है, करप्शन है, बेईमानी है, इन सबको हम डेटा कहाँ से देंगे। तो कैसे करते हैं इनको हम स्केलिंग के माध्यम से ही इनकी व्याख्या करते हैं। एनी प्रोजेक्टिव टेस्ट इनकॉर्पोरेटेड द क्वेश्चनेयर, शेड्यूल, अप्रॉक्सीमेट टाइम नीडेड फॉर इंटरव्यू, कोडिंग प्लान, ये सब चीज़ें तय होनी चाहिए कि एक रिस्पोंडेंट पर कितना टाइम लगेगा। जो डेटा आएगा उसको हम पहले से कोड किए रहेंगे या बाद में कोड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ऐसा भी कर सकते हैं हम कि हमने प्रश्नों की कोडिंग पहले से कर दी। मुझे पता है कि इस लड़की से पूछेंगे तो ये उत्तर नहीं दे पाएगी, लेकिन अगर इसको हम दे देंगे, पढ़ लेगी उसको, तो उसके 1, 2, 3, 4 बता सकती है। कि हम पूछते हैं इस प्रश्न का उत्तर तुम क्या देना चाहोगी, तो उत्तर नहीं बोलेगी मे बी, लेकिन कह सकती है कि 1, तो हमने 1 पर क्या लिखा है वो हम देख लेंगे। तो अगर हम थोड़ा कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं तो पहले से भी कोडिंग कर सकते हैं, या हम कलेक्ट करने के बाद में कोडिंग कर सकते हैं। जब हम कंप्यूटर पर जाते हैं तब उस समय कर सकते हैं। तो ये जो है इंटरव्यू में आपको डिटेल पूरा का पूरा एक्सप्लेन हुआ होना चाहिए। कैसा सवाल होगा, किससे पूछेंगे, कितने मिनट टाइम लगेगा, ठीक है, क्या सवाल पूछेंगे, ये सब बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। फिर डेटा की प्रोसेसिंग अब महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं है कि प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर आता है, आप उसे आराम से प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखो एनालिसिस के लिए सोशल साइंसेज में ख़ास तौर पर वैसे तो SPSS बहुत पॉपुलर है, लेकिन SPSS आप नहीं जानते हैं, नहीं सीखा हुआ है, या पर्ची या महंगा है, नहीं आपके पास है, तो हमारी अपनी जो रिक्वायरमेंट है, मैंने आपसे बताया था कि वो एक्सेल से भी पूरी हो जाती है। कंप्यूटर में एक्सेल जानते हैं ना, तो एक्सेल में आप सिर्फ उसको इनेबल कर लीजिए, कैलकुलेशन वाला जो इशू है, तो उसमें काम भर का कैलकुलेशन आप उससे आराम से
कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी तरीके हैं, जैसे एक देखिए एक्सेल तो बहुत बढ़िया है, एक दूसरा है कि एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक डाटा करके पूरा डिटेल है, उससे भी अब कूप का है एक सॉफ्टवेयर, उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल साइंसेस का एक अलग से भी सॉफ्टवेयर है जो फ्री है और काम भर का डेटा एनालाइज कर देता है, बहुत अधिक आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। www.socscistatistic.com डिफ़ॉल्ट ASPX इसमें लिखा हुआ है, तुम लोग देख लेना बाद में। सोशल साइंस स्टैटिस्टिक्स के नाम से है, तो ये सोशल साइंसेस का डेटा ऑनलाइन एनालाइज कर देता है, पैसा वैसा नहीं लेता है, कोई चोरी भी नहीं है कि तुम गलत करोगे, फ्री एक्सेस है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आराम से आप इसमें जो है देखिए, आप स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन पूरा हो सकता है, जेड है, टी है, काई स्क्वायर टेस्ट है, पियर्सन रैंकिंग है, डिस्क्रिप्टिव एवरेज वेरिएंस, ये सब के सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे अधिक हमको करना नहीं होता है सामान्य कैलकुलेशन में। इसके अलावा रिसर्च को आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, तो जब आपका रिसर्च तैयार हो गया तो उसे प्रेजेंट करने का तरीका है, कैसा है, आप विजुअल है, पिक्चर में कर सकते हैं, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, फ्लो चार्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है, कार्टोग्राम है, गैंट चार्ट है, किसी भी तरह से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं जैसा आपके सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो। जैसे आप ज्योग्राफी के हैं तो ज्योग्राफी में जिस चीज़ से प्रेजेंटेशन जैसे होता हो, जैसे विजुअल पिक्टोरियल आप करते हैं, आपको जनसंख्या दिखानी है, मान लीजिए 10 लाख की, आपने लिया कि एक अगर आदमी को बनाएंगे तो 1 लाख, 10 बना देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 लाख बनाते हैं ना। पॉपुलेशन कैसे दिखाते हैं, एक किसी आदमी का फिगर बना दिया तो 1 लाख, और 10 बना दिया तो 10 लाख। तो जैसे भी डायग्राम बनाना है, ग्राफ बनाना है, पिक्चर बनानी है, तो अपने रिक्वायरमेंट से आप बना सकते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर अकॉर्डिंग टू द APA स्टाइल। जो APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जिसके स्टाइल आपको यूज़ करनी होती है, उसमें क्या है, APA इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टाइल इन द सोशल साइंसेज। APA प्रोवाइड्स यूजफुल गाइडलाइंस ऑन स्टाइल इन टेक्स्ट साइटेशन और रिफरेंस। स्टाइल कैसा होगा, इन टेक्स्ट साइटेशन कैसा होगा, और रिफरेंसिंग कैसे करेंगे, ये तीनों बातें आपको APA बताता है। कैसे क्या करना होता है, देखिए पहली बात तो यह है कि जब आप लिखिए थीसिस तो इट ऑलवेज विल बी इन थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब कभी आई से कोई बात शुरू मत करिए, किससे शुरू करिए, ही से, सी से, दे से। वह कहा, उसने कहा, उन्होंने कहा, मैंने ऐसा कहा, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन। इसके अलावा एक्टिव वॉइस शुड बी यूज्ड। एक्टिव पैसिव वॉइस सुनते हैं, ठीक है, तो हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखिए, पैसिव वॉइस में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, जैसे ही लव्स मी, वो मुझे प्यार करता है, हो गया। आई एम लव्ड बाई हिम, ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, ही लव्स मी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है, सीधे लिखना है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा करके टिपिकल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पेपर की साइज़ 8.5 इंच × 11 इंच, मार्जिन 1 इंच चारों तरफ, रिटन 12 पॉइंट यूजिंग टाइम्स न्यू रोमन, शॉर्ट टाइटिल, पेज नंबर ऑन द अपर राइट एंड हैंड कॉर्नर ऑफ एवरी पेज। ये पूरी स्टाइल है, कैसे आपका वो टाइप होगा, इसमें लिखा हुआ है, आप करने लगिएगा, देख लीजिएगा क्या है। अब आज इसको हम उड़ने नहीं देंगे, घबराइए मत। जनरल फॉर्मेट ऑफ APA का पेपर क्या होगा, टाइटिल होगी, एब्स्ट्रैक्ट होगा, मेन बॉडी कंटेंट होगा, मेथडोलॉजी होगी, रिजल्ट होगा, डिस्कशन होगा, कंक्लूजन होगा, रेफरेंस होगा। ये इतना आपका पूरा का पूरा कवर करेंगे तो रिसर्च पेपर भी पूरा हो जाएगा और थीसिस भी क्या होगी, पूरा, क्योंकि दोनों एक ही होता है। रिसर्च पेपर में भी वो सारे कंटेंट होते हैं, सिर्फ छोटा होता है, और वो पूरे थीसिस में भी होते हैं, वो थोड़ा 200-250 पेज आप लिखते हैं, वो अलग बात ना। अब APA की रेफरेंसिंग स्टाइल कैसे होती है, आप सुन लीजिए 2 मिनट में। लास्ट नेम ऑफ ऑथर फॉलोड बाय इनिशियल। कल मैंने आज बताया था, अरुण कुमार सिंह को अगर साइट करना है तो सिंह, तो ठीक, पहले सिंह रहेगा फिर अरुण कुमार, ठीक है। लास्ट नेम ऑफ ऑथर्स अरेंज अल्फाबेटिकली इन द रेफरेंस लिस्ट।
ये जो लास्ट नेम होंगे, जब रेफरेंस लिखिए सबको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दीजिए, तो ए से शुरू करिए और यस जहाँ पर आएगा वहाँ जाएगा। ये नहीं कि यस पहले आपने कोड किया है तो वहाँ भी यस पहला लिखिएगा, ऐसा नहीं है। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन टाइटल्स एंड सब टाइटल्स। जो टाइटल है, जैसे रोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, तो इसमें रोल, फूड, इंडस्ट्री, इन सब का पहला लेटर कैसा होगा? कैपिटल में होगा। अगर कोई सब टाइटल होती है, जैसे विद स्पेशल रेफरेंस टू डेयरी इंडस्ट्री, ये सब टाइटल हो गई, तो इसका भी जो लेटर कैसा होगा? फर्स्ट होगा, वो सब कैपिटल होगा। कैपिटलाइज ऑल मेजर वर्ड्स इन जनरल टाइटल्स, इटैलिसाइज टाइटल्स ऑफ बुक्स एंड जर्नल्स। जो जर्नल और बुक आप मेंशन कर रहे हैं उसको इटैलिक में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इटैलिक में। एपीआई इन टेक्स्ट साइटेशन, टेक्स्ट के अंदर आथर्स लास्ट नेम एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। कल हमने आपको बताया था, जैसे अरुण कुमार सिंह की किताब है 2020 में पब्लिश है, तो सिंह 2020, ठीक है। इसके अलावा मान लो अगर हमारे अलावा 2-3 लोग और उसमें साथ में शामिल है, तब क्या होगा? तो फर्स्ट आथर के बाद इट ऑल फुल स्टॉप, तब कामा। क्या होगा? इट ऑल लिख दिया जाएगा, इसमें लिखा हुआ उदाहरण, फिर आगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। देखो एक रेफरेंस दिया हुआ है, पेट्रॉन D 2000, फंडामेंटल्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, न्यूयॉर्क साइंटिफिक पब्लिशर्स, इतना कंप्लीट। यानी जगह कहाँ से पब्लिश है? लास्ट में, ईयर पहले और पब्लिशर लास्ट में। ये सारी चीज़ें आप इस तरह से देख करके लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद ये स्टेज वाइज, जैसे मैंने कहा था कि ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन फंड के उद्देश्य से भी है और फंड के उद्देश्य से नहीं भी है। तो इसमें इसके बाद हम हर स्टेज वाइज टाइम का फ्रेमवर्क डिसाइड करते हैं। जैसे प्रिपेटरी वर्क के लिए 2 महीने, पायलट सर्वे के लिए 2 महीने, सिलेक्शन ऑफ स्टडी यूनिट्स के लिए 2 महीने, टूल्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्री टेस्टिंग प्रिंटिंग आदि के लिए 2 महीने, डेटा कलेक्शन के लिए 2 महीने, डेटा प्रोसेसिंग के लिए 4 महीने, कोडिंग एडिशन आदि के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए 2 महीने, रिपोर्ट राइटिंग के लिए 4 महीने, और टोटल टाइम रिक्वायर्ड 24 महीने। हमने एक ये बताया कि हम इतना दिन में काम कर लेंगे और लगभग 24 महीने लगेगा। 4-6 महीने कम ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि कोई हम बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दिए हैं, इसको आप डिविएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क मैंने आपसे बताया था, इसमें पोजीशन क्या होगी, उसको आप जिसको रखेंगे उसे किस पद पर रखेंगे, डायरेक्टर या एसोसिएट या रिसर्च फेलो या प्रोजेक्ट फेलो, उसका काम क्या होगा, कितने लोग रहेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, ट्रेन रहेंगे नहीं ट्रेन रहेंगे, और उनके लिए ट्रेन रिक्वायर है कि नहीं है, उन्हें कितना पैसा दिया जाएगा, इसका भी आप देंगे तब न पैसा देगा वो। इसके अलावा आपने जो फॉर्मेट होता है वो है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होगा, को इन्वेस्टिगेटर होगा, SRF, JRF, जैसे आप लोग नेट आउट क्वालिफाई किए होंगे तो JRF को रखना है कि SRF को रखना है, कंप्यूटर टाइपिस्ट रखना है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए एक कोई हेल्पर रखना है, और अन्य काम होंगे टोटल कुल। पता चला कि हमने कुल 12 लोगों की रिक्वायरमेंट बताई कि मेरे साथ 12 लोग रहेंगे तब काम हो पाएगा। कास्ट एस्टिमेशन, हर चीज़ का कास्ट आपको बतानी पड़ेगी, पैसा मांगेंगे तो। डेटा प्रोसेसिंग का क्या होगा, स्टेशनरी कितने की लेंगे आप, इक्विपमेंट क्या लेंगे, बुक्स और जर्नल्स क्या लेंगे, कॉन्टीजेंसी में क्या खर्च होगा और दूसरे खर्चे क्या होंगे, और फिर जहाँ आप काम करेंगे उसको क्या देना होगा, सब जोड़ करके आपने मान लीजिए 5 लाख 6 लाख कुछ बताया कि इतना पैसा होगा। और आपको ये सिद्ध करना होगा कि जो आपने ये टाइम और फाइनेंस का डिटेल दिया है इसका जस्टिफिकेशन क्या है। ऐसा नहीं कि हवा में लिख दिया कि साहब 2 साल में कर देंगे, तो आपको प्रमाणित करना होगा 2 साल में आप कैसे करेंगे। आपने कहा कि 5 लाख रुपए लगेगा तो यू विल हैव टू जस्टिफाई दिस 5 लाख एक्सपेंस। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया आपको मिल जाएगा, जब वो सामने वाला आश्वस्त हो जाएगा कि हाँ सही कह रहे हैं इतने में होगा तभी देगा, नहीं तो मांगने को आप 50 लाख मांग लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है आपके लिए वो ये है, सारे PhD जितने भी लोग कर रहे हैं, कि आप http://shodhganga.inflibnet.ac.in, कितने लोग नाम सुने हैं? शोध गंगा का नाम सुने, गंगोत्री का, शोध गंगोत्री का नाम नहीं सुना है?
तो पहले तुम्हें गंगोत्री ही जानना चाहिए था, गंगा जी तो बाद में आती हैं। जब सिनॉप्सिस लिखे तो पहले गंगोत्री से मतलब है, मतलब गंगोत्री पर सारी सिनॉप्सिस लोड होती है और गंगा पर सारी थेसिस लोड होती है। तो तुमने सिनॉप्सिस लिखी तो पहले क्या जानना चाहिए था? गंगोत्री ना, यानी सिनॉप्सिस लिखने के पहले तुमको गंगोत्री सर्च करना चाहिए था कि किस तरह की सिनॉप्सिस बनाया जाना चाहिए। खैर, तो ये इम्पॉर्टेंट है शोध गंगा। आपके मोबाइल पर एक्सेस है, कहीं आपको जाना भी नहीं है, तो आप वहाँ से अपने टॉपिक से मिलता जुलता 2, 4, 6, 10 टॉपिक का रिसर्च ढूंढ करके पहले इसको पढ़ डालिए। आप ये जानिए कि हमको करना कैसे है, क्या करना है। हवा में आप ढूंढेंगे तो परेशान हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने डाल दिया है केयर, कंसोर्टियम ऑफ एकेडमिक रिसर्च एंड एथिक्स। केयर इसलिए डाल दिया है कि अब आपका पब्लिकेशन केयर लिस्ट में होना है। पहले यूजीसी लिस्ट था, यूजीसी लिस्ट को रिप्लेस कर दिया केयर लिस्ट से। इसका जो सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी पूना है वो इसकी देखभाल करता है। तो केयर लिस्ट में जो जर्नल है, अब इसमें एथिक्स बहुत साफ साफ है। इसका मतलब सबसे अधिक फोकस कहाँ है? एथिक्स पर ही है। आप चोरी न करें, बेईमानी न करें, किसी की कॉपी न करें, प्लेगरिज्म से बचें। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेगरिज्म बहुत बड़ा खतरा है, उससे बचने की ज़रूरत है। तो जिसका भी किसी का कुछ आप लेते हैं उसको रिकॉग्नाइज जरूर करिए, गलती से भी उसका नाम छूटने ना पाए। तो इसके अलावा एक मैंने आपसे कहा था कि अभी यूजीसी ने सितंबर 2020 में गाइडलाइन जारी किया है, गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस। तो इसको भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो हर स्टेप पर क्या क्या चेक करना है वह समझ में आ जाएगा, और आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपकी पीएचडी कैसे बेहतर होगी, कैसे आप गलत चीज़ों से बचेंगे, कैसे आप एथिकल होंगे, कैसे आप नैतिक रहेंगे, कैसे आप ईमानदारी से काम करेंगे। ज़्यादा भी नहीं है, कुल हमको लगता है कि एग्जैक्ट पेज तो नहीं आता, लेकिन 40-50 पेज ज़्यादा से ज़्यादा है, ठीक है। तो आप पढ़िएगा। ये आपका कंप्लीट रिसर्च प्रपोज़ल बनाने का जो प्रिकॉशन है, या आप यूँ कहिए कि हाउ टू प्रिपेयर ए गुड रिसर्च प्रपोज़ल, ये आपको मदद करेगा। हमेशा कोई भी जानकारी आपको सिर्फ मदद करती है, बाकी आपके खुद का कैलिबर, आपका डेडिकेशन और आपकी समय प्रतिबद्धता आपको अपने लक्ष्य में सफल बनाती है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।